हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो है कि हम रोज जो घटनाएं देखते हैं, जैसे कि मान के चलो लोहे में जंग लगना, जैसे लोहा होता है, लोहे में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे हम घरों में देखते हैं, जैसे दूध से दही बनना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। तो ये होती क्यों है ये अभिक्रिया? तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक तत्व, कोई भी तत्व होता है वो किसी अन्य तत्व से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है। ठीक है, एक नया पदार्थ बना देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर बात समझ में आ गई? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आप जानते हो, हाइड्रोजन का, ठीक है, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं कि नहीं? क्योंकि जल का ऑक्सीजन जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये समीकरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलकर क्या बनाया, H2, यानी कि जल, यानी कि हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, और जल और जो ऑक्सीजन है वो तत्व अलग है, दोनों ने मिलकर क्या है, एक नया तत्व बना दिया। तो इसमें यही है कि दो या दो से अधिक जो तत्व मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं, एक नई, जिसके गुण कैसे होते हैं, बिल्कुल इस जो तत्व होते हैं इनसे बिल्कुल अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। और ये जो नया पदार्थ बना है वो क्या है, जल, यानी कि एक लिक्विड बना हुआ है, एक द्रव बना है। क्लियर? तो ऐसा, तो क्लियर, आपको बात समझ में आ गई क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के से क्या क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ पर। तो देखिए क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में जैसे दो गैस मिलकर एक ठोस का निर्माण कर दे, या फिर द्रव और ठोस मिलकर गैस का निर्माण कर दे, तो क्या अवस्था हमेशा क्या हो जाती रहती है, बदलती रहती है। तीन अवस्थाएं होती हैं, आपको पता होगा, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। उसका रंग में परिवर्तन, कोई पदार्थ का रंग बदल सकता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन, पदार्थ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जैसे अगर, ठीक है। और चौथा है यहाँ पे गैस का उत्सर्जन और निकास। क्लियर? तो आप इनको नोट करते जाइए। उसके बाद है यहाँ पे देखो, दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो होती है, देखो, जैसे भोजन का पचना, जैसे हमारा जो भोजन है हम खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सुबह तक पच जाता है, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा है शोषण, जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ये देखिए, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया वहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमने जो ली थी अंदर वो क्या थी, ऑक्सीजन, और जो बाहर निकाली वो थी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। और दही का जमना, ये सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर? आपको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ, क्या क्या शब्द हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला शब्द हम यूज करेंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, ठीक है, तो ये सभी टर्म हम पढ़ लेंगे, तो ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए और ज़्यादा इजी होता चलेगा। तो देखिए, अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। भाग इन द सेंस, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, ये क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम, और ये क्या है यहाँ पे, क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोराइड दोनों ने भाग लिया, तो ये क्या हो गया, अभिकारक। और इन्होंने बनाया क्या, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोराइड मिलकर क्या बने, ये बने, इनको बोलते हैं हम क्या, उत्पाद। बात समझ में आ गई बच्चों? यानी कि जिनसे मिलके जो बनता है, जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्लियर? आपको बात समझ में आ गया, अभिकारक क्या होते हैं। उसके बाद उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे यहाँ पे Mg, मैग्नीशियम और क्लोराइड दोनों मिलकर क्या बनाए, MgCl2। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये उत्पाद कहलाएगा। अभिकारकों का उत्पाद समझ में आ गए? ठीक है, जैसे यहाँ पे MgCl2 है तो ये क्या है, एक उत्पाद है। क्लियर? उत्पाद समझ में आ गया।
अब हम बात करते हैं अगला यहाँ पे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिकारक के रूप में नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन ये अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इन्हीं को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक क्लियरली समझ में आ गया? यानी ये अभिकारक नहीं होंगे, क्लियर, अभिकारक नहीं होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये अपनी उपस्थिति दर्शा के ये क्या कर देंगे, जो उत्पाद बनेगा उसकी दर को क्या कर देंगे, या तो घटा देंगे या फिर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। क्लियरली समझ में आ गया? तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो है उत्प्रेरक और एक अभिकारक और तीसरा उत्पाद। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे देखिए अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया समझ लिया आप, रासायनिक समीकरण। अब हमको पता है जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे जंग लगना, ठीक है, और कार्बन और ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं, और भी कई जो घटनाएं हैं। अगर ये अभिक्रियाएं तो होती हैं, लेकिन अब इन अभिक्रियाओं को हम किताब में कैसे लिखें, यानी कि अपने नोट्स में किस तरीके से लिखें, तो क्या होता है, इनके कुछ संकेत बनाए गए हैं, उन संकेतों के थ्रू हम क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना, किसके रूप में, समीकरणों के रूप में व्यक्त करना, जिसमें क्या है, अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे NaOH है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, Na नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, Na हो गया, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या हो गया, Na, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड और HCl, यहाँ पे क्या है, ये HCl। तो ये क्या है, इसके संकेत लिखे हुए, तो इसके साथ इसमें संकेत के साथ इसकी अवस्था भी लिखनी होगी। अवस्था कैसे, जैसे अगर मान के चलिए कोई पदार्थ कैसा है, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, या तो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर क्या होगा, गैस होगा, तीन ही हो सकता है। अगर वो ठोस हुआ तो हम लिखेंगे S, ठीक है, यानी कि सॉलिड। द्रव हुआ तो हम लिखेंगे L यानी लिक्विड, और गैस हुआ तो हम लिखेंगे G। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अगर वो जलीय विलयन हुआ, क्या हुआ, जलीय विलयन, तो हम लिखेंगे AQ। क्लियर, तो ये आपको संकेत यानी कि आप जो पदार्थ लिखेंगे उनके संकेत तो हम लिखेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, उनके अवस्था को भी हमको शो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए NaOH जो कैसा है, एक जलीय विलयन है, HCl भी कैसा एक जलीय विलयन है, और जो क्रिया करने पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो कौन सा है, यहाँ पे NaCl और H2O। NaCl कैसा एक जलीय विलयन प्राप्त हुआ और H2O कैसा एक लिक्विड यानी कि एक द्रव प्राप्त हुआ। क्लियर, तो ये है। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब बात आती है यहाँ पे ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो क्या है, ऐसा समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान ना हो। ध्यान रखना, समान कैसी, समान न हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी आप, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया, ये ले लिया, देखिए मैग्नीशियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, और जो नया बना है वो कौन, अब इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1, और यहाँ पे 2 हैं, है कि नहीं। तो इनकी जो परमाणु की संख्या है वो कैसी है, समान नहीं है। तो जब भी अभिकारकों और उत्पादों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती तो हम ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्लियरली बात समझ में आ गई। तो याद कैसे करेंगे, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, किसके, परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को क्या कहेंगे, ढांचा या फिर रासायनिक समीकरण कहेंगे, ढांचा या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियरली बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगला जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे।
देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस तरीके से करेंगे, तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को समान करना। यानी आपको क्या करना है, जो अभी कंकाली जो समीकरण था उसमें क्या था, अभी हमने कंकाली समीकरण पढ़ा था कि नहीं, देखिए इसमें क्या था, जो अभिकारक थे, ये जो अभिकारक थे ये क्या थे, अभिकारक, और ये थे उत्पाद। इनके जो पदार्थ यूज हुए थे, इनमें जो तत्व यूज हुए थे, उनके परमाणुओं की संख्या कैसी थी, बराबर नहीं थी, बराबर नहीं थी। तो हम इसको क्या बोल रहे थे, उसको हम बोल रहे थे कंकाली समीकरण। ठीक है, तो अगर हम इसके परमाणु की संख्या को बराबर कर दें तो समीकरण कैसा हो जाता है, संतुलित हो जाता है। क्लियर। तो परमाणु की संख्या जब बराबर कर दें तो समीकरण कंकाली समीकरण नहीं रहता, फिर वो कैसा एक संतुलित समीकरण होता है। क्लियर। तो जिस तरीके से Mg और O2, तो जब हमने इसको बराबर किया तो क्या हो गया, 2Mg हो गया और O2 और 2Mg हो, यानी कि देखो 2Mg, मैग्नीशियम के कितने परमाणु 2, तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन का 2 में गुणा करेंगे 2, तो है कि नहीं बराबर। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण को बोलेंगे हम संतुलित समीकरण। देखिए बच्चों, अगर आप इसके पीडीएफ नोट चाहते हो तो इसके पीडीएफ नोट्स भी आप मेरे पास प्रोवाइड हैं। तो ये जो आपको नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको पीडीएफ बहुत ही सिंपल, यानी कि महज आपको बहुत ही कम कॉस्ट है जो इस पे शो हो रही है, इतने में आपको एक पीडीएफ, इस पूरे पार्ट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्या जरूरत पड़ेगी कि रासायनिक समीकरण को हमको क्या है, संतुलित करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कि अगर कोई पदार्थ है वो अपना रूप परिवर्तित करके कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, तो इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होता। इसका क्या चेंज नहीं होता, अगर इसका द्रव्यमान 1 kg है मान के चलो, तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, 1 kg होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण करें। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है कि जब कोई पदार्थ चेंज होता है किसी में तो उसका द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान नहीं बदलता तो इसका मतलब परमाणु की संख्या कैसे बदल सकती है, यानी कि इधर के जो परमाणु हैं, जो अभिकारकों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या और उत्पाद के जो परमाणु हैं उनकी संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, तो इसीलिए हमें क्या है, समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। देखिए ये रहा यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु हैं और दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम संतुलित करना सिखाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और क्लोरीन कितना है 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है। तो संतुलित करने का तरीका क्या है, देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख लो कौन कौन से तत्व। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, और Cl2 कितना है, Cl2 2 है। ठीक है, इधर देखो ये तो हो गया उत्पाद ये तो हो गया अभिकारक के, उत्पाद वालों को भी लिख लो। हाइड्रोजन का कितना है 1 और Cl कितना है यहाँ पे, Cl2 बोल रहा हूँ मैं, Cl का कितना है यहाँ पे, क्लोरीन का कितना है 1, दोनों एक है। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या चाहिए बताओ, कम वाला कौन है, कम वाला कौन है इसमें, ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, और ये दोनों इकट्ठे हैं तो अगर इसमें 2 का गुणा किया है तो इसमें तो अपने आप 2 का गुणा हो ही जाएगा। तो अब कितने हो गए, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। क्लियर। तो अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2। तो आपने क्या किया, इस पूरे में 2 का गुणा किया है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। तो आपका जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H2 प्लस Cl2 और क्या बनेगा यहाँ पे 2HCl। ठीक है, ये आपका संतुलित समीकरण। क्लियर, समझ में आ गया आपको कैसे संतुलित करते हैं समीकरण को। अब है आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें है सोडियम और
H2O मिलके क्या बनाते हैं, NOH का निर्माण करते हैं। तो आपको इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। कैसे करेंगे, तो वही तरीका जो अभी हमने किया था वही देख लो। इसमें Na कितना है, Na इसमें 1 है और हाइड्रोजन है इसमें 2, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन देखिए कितना है 1, तो ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन है हमारा 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक पार्टी के हैं, ये दोनों क्योंकि इकट्ठे हैं ना, और ये N क्या है, अलग पार्टी का है। क्लियर, ऐसे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे Na, ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो एक पार्टी के हो गए, ठीक है, और हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन एक अलग पार्टी का है जिसके 2 हैं। इसके कितने हैं, सोडियम के कितना है देखिए 1, ऑक्सीजन भी इसमें 1 है और हाइड्रोजन भी कितना है 1। अब क्लियर, सबसे पहले सोडियम देखते हैं। देखो सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि बात बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन तो चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 हो गए, ये तो हो गए कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो क्या करते हैं हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है। और जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो देखो आप कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो Na आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन भी क्योंकि इसमें भी करना पड़ेगा, तीनों एक ही पार्टी के हैं तो 2, और ये भी क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो आपका सोडियम कितना हो गया, आप फिर से देखो सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे Na कितना 1, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो, ये तो अलग पार्टी तो अकेला इसमें ही होगा, 2 का गुणा किया तो कितना हो गया 2। अब देखते हैं सोडियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो 4 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का करेंगे तो ये इसमें भी होगा, ठीक है, ये 4 हो गया, और इसमें 2 का करेंगे तो ये कितना होगा 2, ठीक है। अब देखिए सोडियम 2, सोडियम में कितने गुणा किया हमने 2 का किया है, ठीक है, और इधर भी हमने NOH वाले में कितने गुणा किया है 2 का किया है, ठीक है। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन देखो कितने हो रहे हैं 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 4 हो गए कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, तो ये हो गए। क्लियर, और इसमें तो हमने गुणा किया ही नहीं है, ठीक है, बस यही, और H2 वाले में हमने कितने गुणा किया 2, तो ये है आपका संतुलित समीकरण। क्लियर, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने ये नहीं समझा है तो दोबारा से इसको समझ लीजिए आप क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।